गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर में मेरे पास जो है वो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट रहेगा और बाकी पार्ट आपको मैम वगैरह सर वगैरह करवाएंगे। तो जो ऑर्गेनिक है उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट यूनिट है वो है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। जैसा कि नाम से क्लियर है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में हम लोग 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे। नाभिक के बारे में, चुंबकीय आघूर्ण के बारे में और अनुनाद के बारे में। ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी तब हमारा एनएमआर बनेगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये हम आगे देखेंगे कि उसमें न्यूक्लियस का क्या रोल है, मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण का क्या रोल है और रेजोनेंस का क्या रोल है। यहाँ पे रेजोनेंस वो जीओसी वाला रेजोनेंस नहीं है, अनुनाद है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे अनुनाद का। ठीक है। जो सेकंड थिंग है, एक बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि हम लोग ये जो चैप्टर है हमारा वो हम लोग पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज है वो यूज है कि हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट करते हैं। मीन्स उसकी स्ट्रक्चर का पता लगाया जा सकता है कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसका स्पेक्ट्रम ये है, तो उस स्पेक्ट्रम की हेल्प से हम लोग ये कह सकते हैं कि गिवन जो मॉलिक्यूल है उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये वाली होगी। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज है स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो है टू डिटर्मिनेट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है। अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसा कि यूज हो रहा है, स्पेक्ट्रम का यूज हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको इस टाइप से शो किया जाता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो बेसिकली गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव से मिलकर के बना होता है। अगर हम लोग गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो जो लैम्डा है वो इंक्रीज होती है, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है और जो फ्रीक्वेंसी नंबर है वो भी डिक्रीज होता है। ये जो पार्ट है वो विजिबल वाला है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र है जिसको हम लोग देखते हैं अपनी आँखों से। ये बेसिकली 7 कलर से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विबग्योर से। ठीक है। देखो जैसा कि आपको पता है कि E बराबर एच न्यू होता है, मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उस रीजन की एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो जो गामा रेज है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है तो उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद एक्स रेज की, उसके बाद यूवी की, उसके बाद विजिबल की, उसके बाद आईआर की, माइक्रोवेव की और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। यहाँ पे जो एनएमआर हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग बेसिकली रेडियो वेव का यूज करेंगे। मीन्स जो हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कौन सी रेंज का होगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्चुअल में एनएमआर सबसे पहले इसमें दे रखा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसके बाद एनएमआर की डेफिनेशन इसमें दे रखा है। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के अवशोषण व उत्सर्जन पर आधारित वह विधि जिसमें रासायनिक यौगिकों की आणविक संरचना का ज्ञान होता है।
मैंने बताया था। किसका डिटर्मिनेशन करते हैं? मोलिकुलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचना का स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। जब श्वेत प्रकाश की एक किरण को किसी प्रिज्म या ग्रेटिंग से गुजारा जाता है तो वह विभिन्न रंगों अथवा तरंगदैर्घ्यों के अवयवों में प्रक्षेपित हो जाती है। रंगों के इस प्रक्षेपण को स्पेक्ट्रम कहते हैं। केमिस्ट्री की ब्रांच कौन सी हुई? स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमें एक प्रक्षेपण मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। अर्थात किसी अज्ञात संरचना वाले यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना और उस स्पेक्ट्रम का विश्लेषण कर उन यौगिकों की आणविक संरचना की व्याख्या करने के विज्ञान को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रम के बहुवचन को स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्या करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में? किसी भी मॉलिक्यूल का पहले स्पेक्ट्रम लेंगे और इस स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करके या विश्लेषण करके हम लोग उस मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पार्ट है NMR। अब वो क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। NMR की हिंदी में है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रेडियो आवृत्ति मीन्स रेडियो वेव्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरंगों द्वारा दिए गए प्रतिदर्श के नाभिक के ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण का अध्ययन किया जाता है। नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखकर ये ऊर्जा स्तर उत्पादित किए जाते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअल में है क्या इन लाइनों का मतलब, लेकिन इसमें एक सीधा सीधा कंसेप्ट क्लियर है कि जो NMR है उसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अभी मैंने बताया कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है NMR में वो किसका होगा? न्यूक्लियस का। हमें ये देखना है अब कि कौन सी न्यूक्लियस जो होगी या कौन सा नाभिक जो होगा वो NMR स्पेक्ट्रम देगा या NMR एक्टिव होगा, और कौन सा न्यूक्लियस NMR एक्टिव नहीं होगा मीन्स NMR इनएक्टिव होगा। न्यूक्लियस के NMR एक्टिव होने न होने में उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है। हम लोग उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन व न्यूट्रॉन्स के नंबर्स के बेसिस पे ही ये डिसाइड करते हैं कि वो नाभिक NMR एक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले तो क्या है कि जिस नाभिक का जो न्यूक्लियर स्पिन नंबर है वो I = (0) मीन्स जिस न्यूक्लियर का न्यूक्लियर स्पिन का मान 0 नहीं होगा वो कंप्लीट नंबर भी हो सकता है और वो फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, मतलब भिन्न भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है। वो सारी न्यूक्लियस NMR एक्टिव होंगी। लेकिन जिन न्यूक्लियस का न्यूक्लियर स्पिन 0 होता है वो हमेशा NMR इनएक्टिव होंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। नंबर 1, कोई भी न्यूक्लियाई है उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। अगर उसका एटॉमिक मास ओड है और एटॉमिक नंबर इवन या ओड है, फॉर एग्जांपल H1 C13 F19 P11, तो इनका स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा हाफ होगा, फ्रैक्शनल होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये हो सकता है, अलाउड स्पिन ये होंगी, और ये मॉलिक्यूल ये न्यूक्लियस हमेशा NMR एक्टिव होंगे। दूसरा केस,
अगर एटॉमिक मास ओड है, एटॉमिक नंबर ओड और इवन है, फॉर एग्जांपल ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये C13 होगा, यहाँ पे 3/2 होगा, और ये भी कैसे होंगे, NMR एक्टिव होंगे। अगर एटॉमिक मास इवन है, एटॉमिक नंबर ओड है, फॉर एग्जांपल S2N14, इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो 1 होगा, और ये भी मॉलिक्यूल भी कैसे, न्यूक्लियस भी कैसे होंगे, NMR एक्टिव होंगे। और अगर एटॉमिक मास भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है, फॉर एग्जांपल C12 है और 16 S32, ये हमेशा NMR इनएक्टिव होंगी। ये सारी न्यूक्लियस कैसी होंगी, NMR इनएक्टिव होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, इस टेबल से हमने ये डिसाइड किया है कि कौन सी न्यूक्लियस NMR एक्टिव होगी और कौन सी न्यूक्लियस NMR इनएक्टिव होगी। इस चैप्टर में जो हमें बेसिकली स्टडी करनी है वो हम लोग करेंगे H1 NMR, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। जैसा कि हमें पता है कि प्रोटीन का जो न्यूक्लियर स्पिन होता है वो हाफ होता है। ये हाफ मतलब प्लस माइनस हाफ कितना भी हो सकता है, प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं थ्योरी ऑफ H1 NMR। क्या होता है इसमें, किसी भी नाभिक में नाभिक के चक्रण के कारण चुंबकीय आघूर्ण होता है। इस चुंबकीय आघूर्ण के युक्त नाभिक एक छोटे से चुंबक की भांति व्यवहार करता है तथा अपने अक्ष पर चक्रण करता है तथा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब इस नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो नाभिक का चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष दो प्रकार से अभिविन्यासित हो सकता है। दो प्रकार से कैसे होगा, एक तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरक्षण और दूसरा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत संरक्षण, अलाइनमेंट। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है उसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, अतः इसके नाभिक के चक्रण का मान प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है, जो कि नाभिक के चक्रण की दिशा पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या मतलब है इन लाइनों का, इन लाइनों का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो प्रोटॉन है, जो H है, उसका न्यूक्लियर स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकता है। तो जो प्रोटॉन है उसका चक्रण प्लस या माइनस हाफ हो सकता है। तो क्या होगा कि जो प्लस या माइनस हाफ है उसको दो स्टेज में चला जाएगा। दो स्टेज क्या होगा, जो न्यूक्लियर जो प्रोटॉन का स्पिन है वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जब इस मैग्नेटिक फील्ड को किसी बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो जो प्रोटॉन है उसका मैग्नेटिक फील्ड बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम डायरेक्शन में अलाइनमेंट में आ सकता है, संरेखित हो सकता है, या जो प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित हो सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटी होने के कारण जो न्यूक्लियर स्पिन है प्रोटॉन का, उसके दो एनर्जी लेवल बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे वो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। क्या है यहाँ पे,
ये जो प्रोटॉन था ये इसका न्यूक्लियर स्पिन प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। लेकिन जब इसको किसी बायोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, तो दो पॉसिबिलिटी थी। तो एक स्टेट की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखण होगा, और एक न्यूक्लियर स्पिन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी जिसको हम लोग माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको बीटा स्टेट कहते हैं। इन दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो हमेशा डेल्टा ई बराबर एच न्यू होता है। ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमेशा रेडियो वेव्स या रेडियो फ्रिक्वेंसी की वेव्स से होता है। ठीक है, यानी एक डायग्राम हम लोग और देख सकते हैं यहाँ पे, इससे और भी क्लियर हो जाएगा आपका। हाइड्रोजन है स्पिन क्वांटम नंबर हाफ, पॉसिबल ओरिएंटेशन प्लस हाफ, और दो होंगे प्लस हाफ और माइनस हाफ। एक लोअर एनर्जी वाली स्टेट होगी और एक हायर एनर्जी वाली स्टेट होगी। जो लोअर वाली होगी उसका स्पिन होगा प्लस हाफ अलाइंग विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और जो हायर वाली होगी वो माइनस हाफ अलाइंड अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी दी जाएगी तो यहाँ से जो प्रोटॉन है या जो न्यूक्लियर स्पिन की स्टेट है वो ट्रांजिशन करके यहाँ चली जाएगी। यहाँ से जब वो वापस नीचे आएगी लोअर एनर्जी स्टेट में तो एनर्जी को एक्सक्रिएट करेगी, और इस एनर्जी से ही हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं NMR स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट क्या है NMR, कैसे NMR बनता है किसी मॉलिक्यूल का, वो सारा हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली H1 NMR की प्रॉपर्टीज़ और उसके करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या हैं NMR का यूज क्या है, कुछ डिशिल्डिंग शिल्डिंग केमिकल शिफ्ट कपलिंग कांस्टेंट, ये सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।